बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले प्रो हॉकी लीग में मुबैना तौर पर खिलाड़ियों के साथ रिहाइश और दीगर सहूलियात न देने के मामले पर पेचीदगी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तब्दीली की सूरत में नज़र आई। नई मैनेजमेंट ने जिम्मेदारी संभाली और पाकिस्तान हॉकी टीम ने मिस्र के शहर इस्माइलिया में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हिस्सा लिया। पाकिस्तान हॉकी टीम FIH क्वालिफाइंग राउंड में मलेशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया के साथ ग्रुप में शामिल थी। पाकिस्तान ने अपनी कम रैंकिंग की टीमों के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी दिखाते हुए चीन, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर 8 साल बाद वर्ल्ड कप हॉकी के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में पाकिस्तान हॉकी टीम का मुकाबला आलमी नंबर 4 इंग्लैंड से हुआ, जिन्होंने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले के बाद 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। लेकिन इस इवेंट से पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी वर्ल्ड कप 2026 में रसाई की सूरत में हासिल हुई। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल होने के बाद ड्रॉज और शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया है। 14 से 30 अगस्त तक होने वाले मेगा इवेंट में 16 टीमें शिरकत करेंगी, जिन्हें 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। इवेंट के लिए बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, अर्जेंटीना, जर्मनी, भारत, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, जापान, पाकिस्तान, मलेशिया, फ्रांस, आयरलैंड और वेल्स की टीमों ने क्वालिफाई किया है। पाकिस्तान ग्रुप डी में रिवायती हरीफ भारत, इंग्लैंड और वेल्स की टीमों के साथ है। पाकिस्तान इवेंट में अपना पहला मैच 16 अगस्त को वर्ल्ड नंबर 4 इंग्लैंड से खेलेगी। पाकिस्तान अपने ग्रुप में दूसरा मुकाबला रैंकिंग में 16वें नंबर पर मौजूद वेल्स से 18 अगस्त को करेगी। 20 अगस्त को पाकिस्तान हॉकी टीम रिवायती हरीफ भारत के लिए मैदान में उतरेगी। और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी, जो माजी में पाकिस्तान के लिए बतौर कप्तान वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और अब एक नई जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मुंसलिक हुए हैं। सबसे पहले ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, आपको ओहदे की मुबारकबाद के साथ FIH हॉकी वर्ल्ड कप में 8 साल बाद पाकिस्तान के क्वालिफाई करने की मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। या ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, आपके आने के बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना और बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान हॉकी के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, ये जो FIH हॉकी वर्ल्ड कप का ग्रुप डी, जहाँ पाकिस्तान आलमी नंबर 4 इंग्लैंड, रिवायती हरीफ भारत और वेल्स के साथ है, कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान टीम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या आज मैंने पूरा जो FIH का प्रोग्राम था वो मैंने लाइव देखा और मेंस और वीमेंस के जो ड्रॉज हुए बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ड्रॉज निकाले थे। उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि बेल्जियम के हॉकी के प्रेसिडेंट और हॉलैंड के हॉकी के प्रेसिडेंट मौजूद थे FIH के प्रेसिडेंट तैयब इकराम के साथ, और कुछ पुराने प्लेयर्स को भी बुलाया था, मेंस के और ख़वातीन की। बड़ी अच्छी तकरीब थी। तो मैंने वो ड्रॉज देखे और मैं समझता हूँ जो चारों पूल उन्होंने बनाए हैं A, B, C, D, तो उन्होंने रैंकिंग के हिसाब से उनको चारों को अलग किया, फर्स्ट 4 को, और उसके बाद ड्रॉज निकाले। तो जैसे जैसे टीमें आती गई तो एक जो मैंने मुताद अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ कि मुझे ड्रॉज जो हैं बड़े बैलेंस लगे हैं और हर पूल में 3 टीमें ऐसी हैं जो तकरीबन इक्वली गुड हैं। तो एक टीम जो है वो ज़ाहिर है जो है, जैसे एक में जापान है, एक में मलेशिया है और एक पूल में जो है पाकिस्तान, इंडिया है। C के अंदर कोई एशियन टीम नहीं है। तो वो जो चौथे नंबर की टीम है तो वो ज़ाहिर तो उनके मुकाबले में थोड़ी हल्की टीमें होंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो पूल है इस लिहाज से भी अच्छा है कि एक तो पाकिस्तान का मुकाबला भारत से है, दोनों एक स्टाइल की हॉकी खेलते हैं। इंग्लैंड से पाकिस्तान अभी खेल कर आया है और उसके बाद जो चौथे नंबर की टीम है वो है वेल्स। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम इसमें 2 मैच जीतती है तो वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर। कितना आसान होगा ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान इस वक्त आलमी नंबर 12, आलमी नंबर 8 भारत, आलमी नंबर 4 इंग्लैंड और आलमी नंबर 8 16 वेल्स की टीम है। तो आपने जिस तरह फरमाया कि 2 मैच ग्रुप से जीतकर आप अगले मरहले में जा सकते हैं, कितना आसान होगा ये टीम पाकिस्तान के लिए? आसान तो नहीं होगा, लेकिन इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी प्रो लीग के अंदर 2 जगह वो खेल कर आए हैं तो वो अपने से मजबूत टीमों से खेले हैं और उनको यकीनन उनको ये पता होगा कि अब जो हमसे अच्छी टीमें हैं उनके क्या प्लस पॉइंट हैं और हमारे क्या माइनस पॉइंट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की होगी कि जाने से पहले जो ग्रे एरियाज़ हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कोचेज़ ने और जो उनके ऑफिशियल साथ गए थे, उसको दूर करने की ज़रूरत है। एक चीज़ जो मैं देखता हूँ कि उसमें यह है कि पाकिस्तान को
फ़िज़िकल फ़िटनेस पे मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमारे भी सामने में आई हैं, हम उनको भी बताएंगे और जो उनके कोचेस मैनेजर्स होंगे उनको भी बताएंगे, वो भी दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी आप किसी भी बड़ी से बड़ी टीम के ख़िलाफ़ अगर खेलेंगे तो आपको 4 से 5 पेनल्टी कॉर्नर्स मिलते हैं। इसी तरह 4 से 5 ओपन नेट चांसेस मिलते हैं। अगर आपने उनसे फ़ायदा उठाया, अगर आप एक गोल पेनल्टी कॉर्नर में कर लेते हैं और एक गोल आपने ओपन फील्ड में कर लेते हैं तो आप 3 गोल ऊपर आ जाते हैं। दूसरी टीम 3 गोल करेगी तो आपको हराएगी। तो इसको ये बड़ा ज़रूरी होता है कि एक स्ट्रेटजी तैयार की जाए कि भाई पेनल्टी कॉर्नर में भी गोल करने और हमने ओपन में भी गोल करने हैं, ताकि 2 गोल जो है कम से कम हर वक्त आपके पास इन हैंड होने चाहिए। ओलंपियन इस्लामुद्दीन सिद्दीकी साहब, हमने ऑस्ट्रेलिया लीग का एक लेग खेला, एक अर्जेंटीना में खेला, एक हम अभी वर्ल्ड कप से पहले एक लेग खेलेंगे। लेकिन इवन अगर आप FIH हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मुकाबले देखें तो पाकिस्तान टीम आलमी दर्जा बंदी में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ कुछ खातिर खा कारकर्दगी दिखा नहीं सकी है। ये आपके लिए कितनी कंसर्न की बात है? और ऐसे में आप इस टीम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि क्या इस वर्ल्ड कप में जाना पाकिस्तान हॉकी के लिए एक अच्छी ख़बर है, लेकिन आप मुस्तकबिल के लिए इस वर्ल्ड कप में खेलने को जो है अहम समझते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 8 साल के बाद पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया। ये वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान 4 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, 3 बार ओलंपिक्स, 8 बार एशियन गेम्स, 3 बार चैंपियंस ट्रॉफ़ी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बड़ा अच्छा मौका मिला है और इससे इनको फ़ायदा उठाना चाहिए। न सिर्फ ये कि ये वर्ल्ड कप खेलें, बल्कि अब आप वो उस रेस में आ चुके हैं कि जितना आप बेहतर करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी आपने ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई करना है। तो ये बहुत अच्छा इनको स्टार्ट मिला है, एंट्री हो गई है। अब देखना यही है कि देखिए, मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ। 1986 में पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के अंदर 11वें नंबर पर आई थी। उसके बाद हम लोगों ने मैनेज किया, आने के बाद टीम जो है दी गई हमें, मैनेज की, और फिर वही टीम 1990 में वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही थी लाहौर में। तो अब बतदरीज अगर आप मेहनत करेंगे, अपनी गलतियों को कंट्रोल करेंगे, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। मुश्किल ज़रूर है। मैंने खिलाड़ियों में एक जज्बा देखा है, खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाने से पहले, उनमें एक जज्बा है, और ये जज्बा जो है ना, अगर जुनून में तब्दील हो जाए तो पाकिस्तान के नताइज जो है बहुत अच्छे आएंगे। दैट्स वंडरफुल। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के टेक्निकल मामला आप देख रहे हैं, तो मुस्तकबिल के लिए हम क्या कहें कि फ़िलहाल तो पाकिस्तान हॉकी टीम मैनेजमेंट में या टीम कॉम्बिनेशन में हम कोई तब्दीली जो है उसकी उम्मीद कम ही रखें। लेकिन उस वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह आपने फरमाया कि एशियन गेम्स आपको खेलने हैं, ओलंपिक में आपको जाना है और एक नई शुरुआत आपने करनी है, क्या हम ये समझें कि वर्ल्ड कप के बाद हम तब्दीलियों की तरफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को देखेंगे? देखिए, तब्दीली जो है ना, तब्दीली फॉर बेटरमेंट हमेशा अच्छी होती है, लेकिन अगर कोई ज़रूरत नहीं है तब्दीली की, अगर लड़के अच्छा खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, रिज़ल्ट ला रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई तब्दीली होनी चाहिए। तब्दीली वहाँ होती है जब आपके जो एतमाद पर पूरे ना होते हैं, वो परफॉर्म सही ना करें, और ये खिलाड़ी को खुद पता होता है कि मैं कैसा खेल रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर लड़के अच्छा खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है तब्दीली की। लेकिन जहाँ कमज़ोरियाँ हैं और लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा है और पीछे जो बैकअप में है, जो बेंच स्ट्रेंथ है, वो लड़का अच्छा है, तो उसको भी चांस मिलना चाहिए। ओलंपियन इस्लामुद्दीन सिद्दीकी साहब, आलमी पाकिस्तान हॉकी टीम की एक्टिविटी अपनी जगह, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एक नई इंतज़ामिया मिली है। जानना ये चाहूँगा कि डोमेस्टिक सतह पर आप क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी के मुस्तकबिल के लिए डोमेस्टिक कैलेंडर इंतहाई अहमियत का हामिल है। नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप हम ऐसे करवाते हैं जैसे सालों बाद होती है। जूनियर सतह पर हमारी डोमेस्टिक एक्टिविटी कोई है नहीं। हम पाकिस्तान हॉकी को सिर्फ ये समझते हैं कि हमारी टीम गैर मुल्की दौरे पर चले जाए तो बस सब ठीक हो गया। बड़ी अच्छी बात की आपने। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी अंडर 18, जूनियर और सीनियर, ये 3 पूल हमारे बहुत ज़रूरी हैं। एक साल से ज़्यादा हो चुका है नेशनल सीनियर चैम्पियनशिप नहीं हुई, इसी तरह जूनियर की है। अभी जो हमने पूरा कैलेंडर बना रहे हैं, वानी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके साथ मिलकर, फिर मेरे साथ हसन है, हम दोनों को चेयरमैन हैं, मिल के हमने बहुत पूरी एक तैयारी की है और पूरा कैलेंडर बनाया है। उसमें स्टार्ट ही हम इंशाल्लाह अगले महीने जूनियर से लेंगे। तो जूनियर चैम्पियनशिप पहले करानी है। उसकी एक वजह ये है कि 2027 में जो जूनियर वर्ल्ड कप होना है, उसके लिए अभी से तैयारी होगी
क्योंकि 2006 के जो लड़के होंगे जो उनकी पैदाइश हुई है वो 2027 के लिए एलिजिबल होंगे। एक तो हमने सामने रखना, उससे पहले अंडर 18 का भी एक एशिया कप भी है, उसको भी जहन में रखना है। जूनियर का एशिया कप है, उसको भी जहन में रखा हुआ है। फिर सीनियर्स के 2 प्रो लीग के प्रोग्राम है, जूनियर सीनियर वर्ल्ड कप है, उसके बाद एशियन गेम्स है, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स है। तो पूरा साल जो है बिजी है और हमने इसके साथ साथ क्लब हॉकी को भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो एक पूरा कैलेंडर तैयार हो गया, कुछ दिनों में इंशाल्लाह हम सबमिट भी कर देंगे प्रेसिडेंट साहब को, वो तैयारी पर है और इंशाल्लाह आपको भी सामने पेश कर दिया जाएगा। पता होगा आपको भी, सारी कौम को, कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा काम ये है कि ग्रास रूट लेवल से जो है उसको तैयार कर रहा है। इंटर स्कूल का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है और वो भी इंशाल्लाह पब्लिश करेंगे कुछ दिनों में, और उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। स्कूल और स्कूलों के अंदर किट प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कूल उनके हॉकी स्टिक्स बॉल वो भी दे रहे हैं। जिन स्कूलों में ग्राउंड नहीं है उनके मुतबादिल ग्राउंड्स जैसे आर्ट्सटोट्रफ है जहाँ उनको खेलने की इजाज़त होगी, इस तरह से काफ़ी काम कर रहे हैं। और निचले दर्जे पे जितना काम करेंगे वो निकल कर ऊपर आएगा, और वो बहुत सारे लोग जो निचले दर्जे पे काम कर रहे हैं उनको भी अपने साथ में लाने की कोशिश करेंगे। ओलंपियन असलाउद्दीन सिद्दीकी साहब, जिस निज़ाम की आप बात कर रहे हैं और जिस निज़ाम के तहत आप पाकिस्तान हॉकी को आगे लेकर चलने की बात कर रहे हैं वो एड हॉक की सतह पर है। आपके साथ ओलंपियन हसन सरदार जॉइंट सेक्रेटरी की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मोहिउद्दीन वानी साहब जो कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से वाबस्ता हैं, वो बतौर सदर काम कर रहे हैं। तो प्लान आपके बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान हॉकी के लिए, आप अच्छी सोच रखते हैं। जानना ये चाहूँगा कि ये जो आपका एड हॉक निज़ाम है ये कितने साल पर मुहित होगा? इलेक्शन कराने के हवाले से क्या हम आपसे सवाल कर सकते हैं? हमें जो टाइम पीरियड दिया गया है, हम कोशिश करेंगे जो प्रोग्राम आपको बताया है उस पर अमल करें और एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म तैयार करें और एक सीधे रास्ते पर, सिरात मुस्तकीम पर जो है टीम को डाल दिया जाए पूरी पॉलिसीज़ के साथ, ताकि हमारे जाने के बाद जो भी आए उनको एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिले और उस प्लेटफॉर्म को लेकर आगे चलें। मुश्किल काम है, कोशिश हम करेंगे और इंशाल्लाह हमारे जो जहन में है इंशाल्लाह वो अच्छा और बेहतर होगा। दूसरी बात ये, कोशिश हमारी यही है कि किसी किस्म की कोई पर्ची सिस्टम ना हो, मेरिट में, चाहे वो ऑफिशियल्स हों या प्लेयर्स हों, मेरिट को हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। जो कुछ हो चुका उसको भूल जाएं, हमने अब आगे बढ़ना है, पीछे की तरफ नहीं देखना, आगे बढ़ना है और सिर्फ आगे बढ़ना है। आप मेरिट की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मौजूदा हेड कोच ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब हैं, वो मेरिट पर आए? अभी जब वो जा रहे थे तो उनको एक दिन से पहले जो है उनको बनाया गया था, क्योंकि अगले दिन टीम ने जाना था। हमें और मुझे और हसन को बुलाया गया था, वानी साहब से मुलाकात हुई, वानी साहब ने बताया कि अब ये टीम जा रही है, तो इसलिए उनको करके भेजा गया था। ओलंपियन असलाउद्दीन सिद्दीकी साहब, लेकिन अगर इस टीम की परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो वो सबके सामने है और जो गोल का मार्जिन है वो भी सबके सामने है। कम रैंकिंग की टीमों के ख़िलाफ़ टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी अपने सामने है। इस वक्त पाकिस्तान का वर्ल्ड कप खेलना इंतहाई अहमियत का हामिल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। खिलाड़ियों के हवाले से अगर हम बात करें तो ये खिलाड़ी जूनियर में भी खेलते हैं, यही खिलाड़ी सीनियर में भी खेलते हैं, इस बात को भी साइड में रख देते हैं। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान हॉकी का सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है ओलंपियन ताहिर ज़मान जो थे वो इस टीम के साथ एसोसिएट नहीं थे, एक दिन पहले आपने ओलंपियन ख्वाजा जुनैद को ये ज़िम्मेदारी दी, लेकिन टेक्निकली अगर हम पाकिस्तान हॉकी टीम की मैनेजमेंट को देखें तो उस टीम के हवाले से लोगों के बड़े कंसर्न मौजूद हैं। ओलंपियन इस टीम मैनेजमेंट के ऊपर बड़े सवालात उठा रहे हैं, इनकी पेशेवराना अहलियत के हवाले से, इनके माजी को लेकर। तो वर्ल्ड कप के लिए और प्रो हॉकी लीग के तीसरे मरहले के लिए क्या आप टीम मैनेजमेंट को मज़ीद वेल इक्विप्ड और मज़ीद बेहतर करने की ख्वाहिश रखते हैं? ये जो आपने बात की है, ये चीज़ डिस्कस हुई है और अभी प्रोसेस में है, तो अभी कुछ कहना बेकार है, यानी मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा इस सिलसिले में, क्योंकि जैसे अभी हर चीज़ जो है वो प्रोसेस में जो ही डिसाइड होगा वो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताएंगे। लोग इस वक्त पाकिस्तान हॉकी की तरफ देख रहे हैं और आप लोगों के आने के बाद क्रेडिबल नेम्स हैं पाकिस्तान हॉकी के, माजी में पाकिस्तान हॉकी के साथ आपकी फतूहात जो हैं वो एसोसिएट हैं। तो पाकिस्तान हॉकी के लिए अगले चंद माह कितने अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हॉकी का जाना कोई बड़ी कामयाबी इस टीम के साथ उम्मीद रखना कुछ कबलस वक्त होगी, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके गया है, पाकिस्तान का अगले मरहले में जाना एक बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन जो आपकी अगली मंजिल है वो एशियन गेम्स और ओलंपिक में बराह रास्त क्वालिफाई करना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वर्ल्ड कप से ज़्यादा आप मुस्तकबिल पर फोकस कर रहे हैं? जी, हमने 3 प्रोग्राम बनाए हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म,
उसको लेकर चलेंगे। और क्योंकि शॉर्ट टर्म इसलिए भी ज़रूरी होता है कि इमीडिएटली टूर्नामेंट्स एक के बाद एक के बाद आ रहे हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनको भी सामने रखा हुआ है। और जैसा आपने कहा वो तमाम चीज़ें हमारे जहन में हैं, एशियन गेम्स भी है, क्वालिफाइंग राउंड भी है, प्रो लीग भी है। एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ और फिर कहूँगा आपके प्रोग्राम के अंदर कि देखें हमारी टीम जो है, मैं तो बहुत बेहतर समझ रहा हूँ जो मैंने उनको देखा है लड़कों का। असल में जो नज़र आ रही है वो ये है कि चांसेस उन्हें मिल रहे हैं और वो चांसेस अवेल नहीं हो रहे। फॉरवर्ड लाइन को भी मिल रहे हैं और पेनल्टी कॉर्नर भी मिल रहे हैं। अगर वही गोल करें और मार्जिन कम हो तो जैसा हमें नज़र आता है कि 3-3, 4-4 गोल का फ़र्क है, वो शायद फ़र्क जो है वो कम हो जाएगा। और जब फ़र्क कम होगा तो इससे ज़ाहिर होगा कि अब ये इनमें इम्प्रूवमेंट है। तो मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ पर ग्रे एरियाज़ हैं उनको मेहनत करने की ज़रूरत होगी। अगर वो दूर कर लेते हैं तो नताइज जो है वो हमारे हक़ में बेहतर होंगे। ओलंपियन सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब, हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने का आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी की हैसियत से आपका आना पाकिस्तान हॉकी के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका कहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी का माजी आपके शानदार खेल से, आपकी शानदार मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान हॉकी टीम के आप हेड कोच रहे हैं, कप्तान रहे हैं। जाते जाते मैं ये जानना चाहूँगा कि क्लब हॉकी के हवाले से जो लोग इस वक्त टेलीविज़न पर आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी, क्लब हॉकी जो है वो पाकिस्तान की बिल्कुल भी नहीं है आजकल। क्लब हॉकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और उसके लिए जो है मैं ये कहूँगा कि जो क्लब की जो स्क्रूटनिंग है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल पोजीशन अभी हमें नहीं पता है कि हमारे पास एक्चुअल क्लब कितने हैं। ऑन पेपर तो बहुत ज़्यादा है। हम भी चाहते हैं कि जो ही स्क्रूटनिंग हो उससे हमें एक्चुअल पोजीशन पता लगेगी कि किस ग्रुप में कितने प्लेयर्स हैं, क्लब की पोजीशन क्या है। अभी तो एक एक आदमी के नाम 5-5, 6-6 क्लब हैं। एक्चुअल क्या है उसके लिए एक जामिया प्रोग्राम बना रहे हैं स्क्रूटनी का, और वो ये होगा कि कोई भी जो क्लब होगा वो 14 या 16 का जो क्लब होगा वो प्रॉपर किट के अंदर ग्राउंड पे फिज़िकली मौजूद होगा, और उसके साथ एक गोलकीपर जो है वो फुल इक्विप्ड होगा। और उनका जो डेट होगी, जो एज है 14 से 30 साल, वो उसको फॉलो करेंगे कि ये उस पर क्वालिफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं कहीं से बच्चे पकड़ के खड़े कर दिए गए हैं। फिर प्लस ये कि खाली फिज़िकल यही नहीं कि ग्राउंड में आएंगे, उसके साथ हमारे जहन में ये भी है कि कम से कम उन टीमों को 15-15 मिनट के 2 हाफ भी खिलाएंगे। जब उनको खिलाएंगे तो हमारे सामने एक्चुअल पोजीशन आ जाएगी। मैं उनसे भी यही कहूँगा जो लोग इस तरह के इन्वॉल्व हैं कि आप जो भी आपके पास एक्चुअल क्लब है ना, 5 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनको फिज़िकल लेकर आएँ, उसको बिल्कुल हम अप्रूव करेंगे। लेकिन ये कि अगर फिज़िकल नहीं है तो मसला हो जाएगा, और उससे ये होगा कि हमारे पास एक बहुत बड़ा पूल जो है ना, एक्चुअल पूल सामने आ जाए। तो हमें क्लब जो हॉकी को जो इम्प्रूव करने का है, क्योंकि क्लब हॉकी ज़रूर है स्ट्रॉन्ग होना, वहाँ से बच्चे निकलते हैं, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से प्रोविंस, प्रोविंस से क्लब में आते हैं, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट पे चले जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि हम साफ़ और शफाफ जो है वो स्क्रूटनिंग करवाएं। बहुत शुक्रिया। ओलंपियन सलाउद्दीन सिद्दीकी, जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, हमारे साथ मौजूद थे। FIH हॉकी वर्ल्ड कप जो इस साल इंग्लैंड और बेल्जियम में मुश्तरका तौर पर होगा, पाकिस्तान को पूल D में रखा गया है। रिवायती हरीफ भारत, आलमी नंबर 4 इंग्लैंड और वेल्स के साथ। और ओलंपियन सलाउद्दीन सिद्दीकी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुस्तकबिल लाहे अमल के हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए गुज़श्ता 10 साल होने वाले ड्राफ्ट के बजाय एक मुनफरद अंदाज ऑक्शन के ज़रिए खिलाड़ियों को फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2 टीमों का इजाफा किया गया और ऑक्शन में तमाम 8 टीमों ने बेहतरीन बोली लगाकर अपनी टीम में बेहतरीन खिलाड़ी मुंतखब किए। कोयटा ग्लैडिएटर ने सीज़न 11 के ऑक्शन में अपने स्क्वाड में कुछ तब्दीलियां की। सबसे पहले बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं। गुज़श्ता सीज़न में कोयटा ग्लैडिएटर की क़यादत करने वाले बाएं हाथ के बैटर सऊद शकील, जनूबी अफ्रीकन बैटर राइले रोसो और ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर सैम हार्पर कोयटा ग्लैडिएटर के अहम हथियार होंगे। डोमेस्टिक परफॉर्मर बिस्मिल्लाह खान और शामिल हुसैन भी कोयटा ग्लैडिएटर के टॉप ऑर्डर की जिम्मेदारी अदा करेंगे। मिडल ऑर्डर में जिम्मेदारी न्यूजीलैंड के बेवन जैकब और ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बैटर बैन मैकडर्मट और उनके साथ जारहा मिजाज बैटर हसन नवाज और ख्वाजा नाफे भी मिडल ऑर्डर में टीम को सहारा देंगे। कोयटा ग्लैडिएटर ने गुज़श्ता सीज़न में विकेट कीपर बैटर हसीबुल्लाह खान, श्रीलंकन क्रिकेटर आविष्का फर्नांडो और कौशल मेंडिस को स्क्वाड का हिस्सा बनाया था, जो सीज़न 11 में कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा नहीं है। ऑलराउंडर में कोयटा ग्लैडिएटर ने इंग्लिश ऑलराउंडर टॉम करन, बर्नेट हैम्पटन और जहादात खान को स्क्वाड का हिस्सा बनाया। गुज़श्ता सीज़न में कोयटा ग्लैडिएटर को ऑलराउंडर्स में दानिश अजीज़, फ़हीम अशरफ, शोएब मलिक और अफगानिस्तान के ऑलराउंडर गुलबदीन नाइब की खिदमत हासिल थी।
बॉलिंग के शोबे में कोयटा ग्लैडिएटर ने मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद, उस्मान तारिक को टीम का हिस्सा बनाया, जबकि ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर स्पिनर जॉनसन भी कोयटा के पेस अटैक को बैक करेंगे। अराफात मिनहास और फैसल अकरम कोयटा ग्लैडिएटर के स्पिन के शोबे में फ़राइज़ अंजाम देंगे। डोमेस्टिक परफॉर्मर साकिब खान ज़ेब और वसीम अकरम भी कोयटा ग्लैडिएटर के स्क्वाड का हिस्सा हैं। गुज़िश्ता सीज़न में कोयटा ग्लैडिएटर को स्पिन के शोबे में अली मजीद, वेस्ट इंडियन क्रिकेटर अकील हुसैन की खिदमत भी हासिल थी, जबकि फास्ट बॉलिंग का शोबा न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन के साथ फास्ट बॉलर खुर्रम मंजूर, मोहम्मद वसीम जूनियर और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की खिदमत हासिल थी। अपने पिछले प्रोग्रामों में इस प्लेटफॉर्म पर हमने मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर की टीमों के हवाले से बात की और आज कोयटा ग्लैडिएटर की टीम के स्क्वाड तैयारी के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर के को ओनर हसन उमर साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको। हसन, सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि ये ड्राफ्ट से ऑक्शन का सफ़र कैसा रहा? जी, अस्सलाम वालेकुम याया भाई, एंड थैंक यू सो मच शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल देखें, एक डिफरेंट सिनेरियो था कि पहले ड्राफ्ट डिस्कस हो रहा था, फिर उसको ड्रॉक्शन में की तरफ गए कि इसको शायद मिक्स कर लें, फिर फाइनली ऑक्शन की तरफ आएँ। तो लोगों को लगा शायद चैलेंजिंग होगा, लेकिन हमारे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो सारे प्लेयर्स हमें अवेलेबल होंगे कि हम उनके लिए बिड कर सकेंगे। तो ये बड़ा अच्छा एक मॉडल आया। तो इसमें बड़ा जो है चैलेंजेस 2-3 थे हमारे, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ ऑक्शन काफ़ी। हसन उमर साहब, आपने कहा कि एक नया तजुर्बा, और इस तजुर्बे में ख़ास तौर पर मैं जानना चाहूँगा, आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगा। ख्वाजा नाफे के ऊपर आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी और आपने तय किया हुआ था, आपके वालिद चेयरमैन कोयटा ग्लैडिएटर ओनर नदीम उमर साहब ने, कि ख्वाजा नाफे को हमने नहीं छोड़ना। देखें, कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो आपकी फ्रेंचाइज की शनाख्त होते हैं, एंड नोइंग ख्वाजा नाफे जो उसमें पोटेंशियल है, हमारे साथ अबू धाबी T10 में भी थे, और हमें ये था कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो रायली रूसो, हसन नवाज़ और ख्वाजा नाफे की वजह से बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हमें था कि हम जाएंगे, काफ़ी आगे तक जाएंगे, बट वो ज़ाहिर है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन आई फील कि इतना उनमें टैलेंट है कि उनको हम बैक कर सकते हैं। अच्छा, आपने जब रिटेंशन की बात हुई, आप अबरार के साथ गए, आप हसन नवाज़ के साथ गए, आप उस्मान तारिक के साथ, अगर मैं ये जानने की आपसे कोशिश करूं कि इस ऑक्शन में आपने खोए तो बहुत सारे प्लेयर हैं। मोहम्मद आमिर आपके साथ नहीं रहे, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं फ़हीम अशरफ आपके साथ नहीं रहे, वसीम जूनियर आपके साथ नहीं रहे। कहीं अफसोस है या आप समझते हैं कि नहीं, अब जो है वो बेहतर है? देखिए, लास्ट ईयर जो कोयटा की परफॉर्मेंस थी, हमने एक बहुत कोर डेवलप की थी, जिसमें ये सारे प्लेयर्स थे। आमिर हो गए, वसीम जूनियर हो गए, फ़हीम अशरफ हो गए। लेकिन जब ऑक्शन का डिसाइड हुआ तो हमें हर कैटेगरी से एक प्लेयर रिटेन करना था, और रिटेंशन में भी काफ़ी पर्स हमारा एग्जॉस्ट हुआ। उसकी वजह से हम ये प्लेयर्स पे ज़्यादा जो है गौर नहीं कर सके, एंड डेफिनेटली एक वो तो है सेटबैक। लेकिन जो हमने फिर टीम कॉम्बिनेशन दूसरा बनाया, हमें लगता है कि ये अच्छा है, और ये जितने प्लेयर्स के आपने नाम लिए डेफिनेटली मिस करेंगे, बट आई थिंक ओवरऑल ये बेहतर था कि हर टीम में थोड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स डिवाइड हो जाएं। जो इत्तलात आ रही हैं वो यही हैं कि एक बार फिर सऊद शकील ही आपको ये टीम को लीड करेंगे। पिछले साल उनकी क़यादत में टीम ने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, और 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर सरफराज अहमद की क़यादत में कराची में चैम्पियन बनी थी, और उसके बाद एक लंबा गैप आ गया था और कोयटा ग्लैडिएटर उस तरह नज़र नहीं आई कहीं। लेकिन 2025 का जो सीज़न था, कोयटा ग्लैडिएटर, पुरानी वाली कोयटा ग्लैडिएटर नज़र आई। जी बिल्कुल, जैसे आपने बात की, और साउथ को कप्तानी के साथ साथ हमने बहुत सारी और चेंजेस की, जिसकी वजह से रिज़ल्ट में भी फ़र्क आया। हम लोग कुछ चीज़ों पे लैग कर रहे थे, हमने उन पे भी काम किया, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही, और जिसकी वजह से आज हमें लगता है कि अब आने वाले सीज़न में जो हमने टीम बनाई वो भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी हमने आपकी टीम को डिस्कस किया, लेकिन कुछ ट्रेड हुई है आपकी टीम में और कुछ चेंजेस हुई हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी, हमने अहमद दानियाल और जहाज़ेब सुल्तान को हमने ट्रेड किया विद मुल्तान सुल्तान, और हमने अराफात मिनहास और एक और प्लेयर है जिसको हमने अभी फैसल अकरम जी, इनको हमने ट्रेड किया। तो ये था कि ट्रेड विंडो ओपन हुई थी, तो हमें लगा कि हमारा बैलेंस इससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि एक लोकल फास्ट बॉलर आ जाएगा, तो हमने ये ट्रेड उनके साथ किया। तो हसन, इस टीम की जो स्ट्रेंथ अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं एज ए को ओनर, इस टीम की स्ट्रेंथ बैट्समैन है या बॉलर?
मुझे लगता है बहुत अच्छा बैलेंस है। बॉलर्स भी बहुत हैं, बैट्समैन भी बहुत हैं, ऑलराउंडर्स भी 3 हैं हमारे पास। तो ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन बना है, क्योंकि हम सीज़न 9 में जब क्वालिफाई कर गए थे लेकिन उसके बाद आगे नहीं गए थे, उसकी बुनियादी वजह थी कि हमारे पास ऑलराउंडर्स नहीं थे। तो देखते हुए हमने बैटिंग, बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग स्पेशली इन चीज़ों पे बड़ा फोकस किया है। तो हसन, लास्ट सीज़न में हमने देखा कि 20 में से 8 ओवर आपके बड़े क्रूशल होते थे। अबरार के 4 ओवर, उस्मान तारिक के 4 ओवर। अबरार तो ट्राई एंड टेस्टेड थे, लेकिन उस्मान तारिक ने 2025 से 2026 के PSL में जो सफ़र तय किया है, वो अब पाकिस्तान के स्टार बॉलर हैं। ये कोयटा ग्लैडिएटर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस्मान तारिक ने अपने आप को प्रूव किया, और जब अभी वर्ल्ड कप हो रहा था तो उनकी जो उन पे बड़ा रिलाई किया जा रहा था कि वो करेंगे। तो उसमें ये होता है कि कोई भी इस तरह का नया प्लेयर, उसको बड़ा हम बैक करते हैं, और हमें था कि इसमें इनमें पूरा पोटेंशियल है। उन्होंने काफ़ी सारे मैचेस में परफॉर्म भी किया, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है दोनों खिलाड़ी। तो जब हमारे रिटेंशन की भी बारी आई तो हमारा प्राइमरी फोकस था कि इन दोनों को रिटेन करा जाए। और जहाँ तक आपने बात की, तो अल्लाह का शुक्र है ऐसे बॉलर्स हैं। आई थिंक अब पूरे 20 के 20 ओवर मुश्किल होंगे कोयटा को खेलने के लिए। क्या बात है हसन, आपके एतमाद। ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न 11 है, 2026 मार्च से शुरू होने जा रहा है, आप लोगों की क्या तैयारी है? लाहौर कलंदर ने तो अपने कैंप की शुरुआत कर दी है। आप लोग कब से कैंप लगा रहे हैं? कब से आपके खिलाड़ी आ रहे हैं? जी देखें, हमारा कैंप 23 मार्च को हमें वहाँ असेंबल होना है, तो वहाँ सब जमा होंगे, और लाहौर से ही PSL स्टार्ट हो रहा है, तो कैंप वहीं लगेगा। एंड लाहौर में हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो होपफुली एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा लाहौर से हमें। तो हसन, अब मुझे ये भी बता दीजिए जाते जाते कि लास्ट सीज़न में नदीम उमर साहब, जो कि आपके वालिद हैं, चेयरमैन हैं, ओनर हैं कोयटा ग्लैडिएटर के, वो ख़ुद मामलात को देख रहे थे। पहले तो बैक हैंड पे होते थे, अब वो फ्रंट पर आकर चीज़ों को देख रहे हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट था आपकी टीम की कामयाबी में, टीम की तहरीक में, टीम कॉम्बिनेशन में, और नदीम उमर साहब का इस तरह फ्रंट पर आना? देखें, उनका क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है, लोग जानते हैं कि वो काफ़ी क्रिकेट में इन्वॉल्व रहे हैं, काफ़ी टाइम से खेलते भी रहे हैं। तो उनको ये था कि अगर मैं अंदर जाता हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस से कोशिश करता हूँ कि जो जो हमारी लैकिंग्स हैं वो कवर हो जाएं, तो उनका वहाँ जाना बड़ा इन्फ्लुएंशियल साबित हुआ। और उन्होंने जिस तरह टीम की आपने परफॉर्मेंस देखी, बड़ा इम्प्रूव किया। 8 कंसेक्यूटिव मैचेस हम जीते, अनफॉर्चुनेटली फ़ाइनल में नहीं जीत पाए, बट आई थिंक वो जर्नी बड़ी ज़बरदस्त थी। उनका आना और फिर इस तरह टीम का परफॉर्मेंस देना, तो बड़ा ज़बरदस्त साबित हुआ। और हसन, जाते जाते कोयटा ग्लैडिएटर के जो फैंस हैं, एज ए को ओनर, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखें, बिल्कुल पाकिस्तान सुपर लीग के जितने फ़ैन्स हैं और कोयटा के जितने फ़ैन्स हैं, उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये आपकी वजह से ही है। और PCB ने अभी रिसेंटली जितना इसको प्रमोट किया है, अभी 2 नई फ्रेंचाइजेज़ आ गई हैं, मैचेस बढ़ गए हैं, 2 नए वेन्यूज़ आ गए हैं। अभी ट्रॉफ़ी अनवील हुई थी कराची के स्टेडियम में, और वो बड़ी ज़बरदस्त ट्रॉफ़ी थी जिसमें 8 जेमस्टोन्स लगे हुए हैं, और हर जेमस्टोन रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ना किसी फ्रेंचाइज़ को। तो देखिए, इतनी मेहनत PCB कर रहा है, और ये अब हमारी ऑडियंस पे है कि वो ग्राउंड में आए और हमें सपोर्ट करें। और 2 नए वेन्यूज़ भी हैं, तो आई थिंक जो पेशावर की ऑडियंस है, फैसलाबाद, उन लोगों को भी मैचेस देखने को मिलेंगे लाइव। तो होपफुली PSL इस साल बहुत बड़ा होगा और बहुत ज़बरदस्त होगा। हसन उमर साहब, को ओनर कोयटा ग्लैडिएटर, थैंक यू वेरी मच हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर 2019 में चैंपियन बनी, 2026 का फाइनल खेली, और इस बार कोयटा ग्लैडिएटर की क्या तैयारी है, क्या होप्स हैं, वो आपने को ओनर हसन उमर की ज़बानी सुनी। माशा वस्ता एक बार फिर शदीद कशीदगी की लपेट में है, जहाँ ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई महाजराई ने आलमी मंजरनामे को मुतासर किया है। हालिया झड़पों और कशीदा ताल्लुकात ने न सिर्फ सियासी बल्कि खेलों की दुनिया को भी मुतासर करना शुरू कर दिया है। इस कशीदा सूरत हाल के असरात अब फीफा वर्ल्ड कप तक जा पहुँचे हैं, जहाँ ईरान ने अपने अहम मैचों के हवाले से सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया है। गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान वर्ल्ड कप में खुश आमदीद उसे कहा जाएगा, लेकिन उनके मुताबिक उनकी अपनी जान और सलामती के लिए यह मुनासिब नहीं कि वो शिरकत करें, जिस पर सदर ईरान फुटबॉल फेडरेशन मेहदी ताज का कहना है कि जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि उनका अमेरिका जाना ठीक नहीं, तो फिर टीम वहां नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान के मुकाबले अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल करने पर बातचीत जारी है।
मगर ईरान फुटबॉल की जानिब से इस मुतालबे को फीफा ने मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि इस बात का इम्कान नहीं कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप में ईरान के मुकाबले अमेरिका से मुंतकिल करके मैक्सिको में करवा दे। वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि तमाम टीमें तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मुकाबला करें। अमेरिका जो कि कनाडा और मैक्सिको के साथ मिलकर वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है, इस इवेंट की मेज़बानी 11 जून से 19 जुलाई तक करेगा। ईरान को 16 जून को न्यूजीलैंड, 21 जून को बेल्जियम के ख़िलाफ़ लॉस एंजलिस में, जबकि 27 जून को मिस्र के ख़िलाफ़ सियाटल में मैच खेलना है। फ़ीफ़ा के तर्जुमान ने कहा कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की मनसूबाबंदी के हवाले से तमाम शरीक रुकन ममालिक बशमुल ईरान के साथ मुसलसल राब्ते में है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ीफ़ा 6 दिसंबर 2025 को जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक तमाम टीमों के मुकाबलों का मंतज़र है। ईरान जो मुसलसल चौथी बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है, ने गुज़िश्ता मौसम गर्मा में इस इवेंट से दस्तबरदार न होने का फ़ैसला किया था। हालांकि उस वक्त अमेरिका ने ईरान की 3 जौहरी तनसीबात पर बमबारी की थी। जंग की सूरत हाल के बाद फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप मुतासर होगा या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ईरान के मैच मैक्सिको मुंतकिल किए जाते हैं तो ये पहली बार नहीं होगा कि सिक्योरिटी या जोग्राफियाई सियासी वजूहात की बिना पर मैचेस की जगह जो है वो तब्दील की जाएगी। हालिया बरसों में पहले रूस ने यूक्रेन पर रूस के हमले की हिमायत के बायस अपने होम मैचेस हंगरी में खेले। इसमें गुज़िश्ता साल स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी शामिल था। क्रिकेट में भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियासी कशीदगी के सबब दोनों टीमें आईसीसी इवेंट्स में एक दूसरे के ख़िलाफ़ सिर्फ न्यूट्रल वेन्यूज़ पर ही खेलती हैं। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए भारत ने पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया था, जबकि हालिया T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपने मैच श्रीलंका में खेले। मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी ने सिर्फ मर्दों के खेल ही नहीं बल्कि ख़वातीन के फ़ुटबॉल को भी मुतासर किया है। ईरान की ख़वातीन फ़ुटबॉल टीम हालिया दिनों में गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रही, जहां खिलाड़ियों को सिक्योरिटी, सियासत और मुस्तक़बिल तीनों चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ऐसे हालात में 2 ईरानी ख़वातीन फ़ुटबॉलर ने ऑस्ट्रेलिया में पनाह लेकर अपने करियर को जारी रखने का फ़ैसला किया। 33 साला आतिफ़ा रमज़ा न्यावर 21 साला फ़ातिमा पसंदीदा ने उसे लीग के क्लब ब्रिस्बेन रॉ को ज्वाइन कर लिया है। दोनों खिलाड़ियों ने टीम के साथ बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज़ भी कर दिया है और तवील सेशंस में हिस्सा लिया। क्लब इंतज़ामिया ने न सिर्फ उनका खैर मकदम किया बल्कि इस अज़्म का भी इज़हार किया कि वो इन खिलाड़ियों को हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करेंगे ताकि वो अपने करियर को नई सिम दे सकें। इब्तदाई तौर पर ईरानी ख़वातीन स्क्वाड की 7 खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में पनाह लेने के लिए दरख्वास्त दी थी, ताहम बाद 5 खिलाड़ियों ने अपनी दरख्वास्त वापस ली। इस वक्त सिर्फ 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं जिन्होंने वहीं क़याम का फ़ैसला किया है। ये तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब ख़वातीन एशिया कप के दौरान ईरानी ख़वातीन टीम ने कौमी तराना ना पढ़ा, जिस पर उन्हें वॉर टाइम ट्रेटर्स करार दिया गया। इस वाक़े के बाद खिलाड़ियों पर दबाव और ख़तरात में मज़ीद इजाफ़ा हुआ, जिसके नतीजे में पनाह लेने की पेशकश सामने आई। दूसरी जानिब ईरानी ख़वातीन टीम की बाकी खिलाड़ी वतन वापसी के लिए सफ़र में है। स्क्वाड 10 मार्च को सिडनी से कोलालमपुर पहुंचा, ताहम फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के सबब उनकी वापसी में ताख़ीर हुई। अब टीम ओमान रवाना हो चुकी है, जहां से वो तेहरान पहुंचेगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के आगाज़ से कबल सिक्योरिटी सूरत हाल एक अहम मौजू बन गई है, जहां ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने हालिया हालात के तनाजुर में ख़दशात का इजहार करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खित्ते में कशीदगी के बायस सिक्योरिटी सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा लिया जा रहा है, जिसके असरात लीग के कुछ मुकाबलों पर भी पड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत पहले ही अपने शहरियों को पेशावर का सफ़र ना करने की हिदायत जारी कर चुकी है और यही सफरी एडवाइज़री अब PSL के शेड्यूल पर असरअंदाज होने का भी इम्कान पैदा कर रही है। ख़ासतौर पर 28 मार्च को पेशावर में शेड्यूल मैच, जहां पेशावर ज़ल्मी और पिंडीज़ आमने सामने होंगे, अब स्टेक होल्डर्स के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। इस मैच की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि दोनों टीमों में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शामिल हैं। पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड का हिस्सा ऑलराउंडर एरोन हार्डी, जबकि पिंडीज़ की जानिब से जारहा मिजाज बैटर जैकब फ्रेज़र मैग क्रेक का टीम का हिस्सा है। ताहम ऑस्ट्रेलियाई सफरी हिदायत के बाद इन दोनों खिलाड़ियों की पेशावर में इस मैच में शिरकत मशकूक हो गई है और हतमी फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए किया जाएगा। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।